नमस्कार दोस्तों, द डेली पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है ताकि आप सभी डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एलजी की पोजीशन बताई गई हुई है सीएम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो नया जीएनसीटी अमेंडमेंट बिल है वो किस तरीके से आज की डेट में दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको आज की डेट में बताता है कि अब वो गवर्नमेंट एलजी को रिप्रेजेंट करने वाली है। यानी अब वो गवर्नमेंट एक इलेक्टेड पार्टी जो रिप्रेजेंट करती थी, यानी आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब जो गवर्नमेंट यानी वहाँ पर जो होगी वो एलजी को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जो डिसीजन है वो मोस्टली अब एलजी लेने वाले हैं बिना डिस्क्रिप्शन के। तो जो नया बिल है वो तो यही सब प्रावधान लागू करता है। अब आगे जाके देखते हैं क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन कोट के साथ। जैसा इस कोट में लिखा हुआ है आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं, रोज़ छोटी छोटी कोशिशें ही इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती हैं। अब यहाँ पर आपके ऊपर अप्लाई कैसे होता है, अब देखिए, अगर आप रोज़ छोटे छोटे एफर्ट्स करते हुए आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, तभी जाके आप एक दिन किसी बड़े पहाड़ में आप स्केल कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन के छोटे एफर्ट से काउंट करके एक बड़ा एफर्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही या एक हफ्ते पहले ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको छोटे छोटे एफर्ट्स हर दिन करते रहने हैं, और ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी एक दिन आपको आपकी आपकी जो मंजिल है, बड़ी मंजिल, आपकी जो ऊंचाइयां हैं, उनको आपको छूने में हेल्प करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हमें 5 अलग अलग एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं। पहला एडिटोरियल तो जो है आज के डेट में मुंबई की जो सिचुएशन अभी है उसके बारे में बताता है, किस तरीके से होम मिनिस्टर पे एलिगेशंस लगाए गए हैं पुलिस कमिश्नर द्वारा और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हैं। राइटर ने अपना पर्सपेक्टिव बताया गया, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दिया है उसमें बातचीत क्यों हो रही है कि डिसीजन तो बेसिकली नहीं, आप कह सकते हैं गाइडलाइंस लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? अब आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे सीजीआई हैं ऐसे बोबड़े जी, उन्होंने एक तरीके से एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें क्या बोलते हैं, ऐसा कह दिया था कि जो भी मतलब विक्टिम और जो कल्प्रिट है वो आपस में मतलब आप कह सकते हैं सेटलमेंट कर लीजिए, ये सब इस टाइप की बात हुई थी जो बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें जो थी वो ऑन ग्राउंड पब्लिक को सही मैसेज नहीं सेंड करती, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले की है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया की जो अभी करंट कंडीशन होने वाली है, जो साउथ एशिया का पावर ट्रेड है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि इंडिया ने नए रूल ला दिए गए हैं पावर ट्रेड के लिए। जो एक देश से दूसरे देश में जो पावर का ट्रेड होता है उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से एक केस स्टडी की बात की गई है, जहाँ पर बताया गया कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसको किस तरीके से हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है, जैसा बाकी चीज़ें देश में हो चुकी हैं। उसके अलावा ये आर्टिकल आज की डेट में इंडिया और ताइवान की टाइज डिस्कस करता है, क्योंकि हम दोनों देशों ने 25 साल एक तरीके से अपने टाइज को एस्टैब्लिश करे हुए पूरे कर लिए हैं। तो उसके बारे में बात करता है क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में करनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल, जिसका नाम है मुंबई मर्डर की। आज की डेट में हो क्या रहा है, देखिए, अभी जो पुलिस कमिश्नर है यानी फॉर्मर पुलिस कमिश्नर जो थे, इनका नाम क्या है, परमवीर सिंह। इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे किसके, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ, और ये कहा था कि इन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ की एक तरीके से ब्राइब जो थी वो मांगी थी। और ये ब्राइब किस तरीके से आई थी, पुलिस ऑफिशियल्स को फोर्स किया गया था जितने भी बिजनेस हैं उनसे पैसा लेने के लिए। अब देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, ये चौंका देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स अक्सर पुलिस ऑफिशियल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं इन सब मामलों में। ये आज की डेट में नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। और बस अंतर इतना है कि आज की डेट में ये चीज़ जो है ऑन ग्राउंड हम देख सकते हैं, बस इतना अंतर है। और ज़्यादा चीज़ें कुछ ज़्यादा वो डिफरेंसिंग नहीं है और इसलिए सरप्राइजिंग भी नहीं है। और इन सब चीज़ों में ऐसा कोई अब सीरियस इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक तो कुछ होने वाली है नहीं, क्योंकि एक तरीके से पॉलिटिकल प्ले ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब परमवीर सिंह जो है उन्होंने स्टेटमेंट देके तो अच्छी बात करी कि उन्होंने एक तरीके से एक्सपोज तो किया, लेकिन अब उनकी क्रेडिबिलिटी पे यानी जो उन्होंने किया वो एक तरीके से इंस्पायरिंग नहीं है राइटर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिगेशन तभी उठाया जब उनको कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। जब वो कमिश्नर के पद पे थे, यानी जब वो पावरफुल पोजीशन पे थे, तब उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। यहाँ पर राइटर ये चीज़ कहना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि जब उनको उस पद से हटाया जा रहा है तब जाके ही वो एक तरीके से एलिगेशन उठा रहे हैं या एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा सचिन वाजे जो हैं, जो आपने अगर न्यूज़ पढ़ा हुआ तो वो पता होगा, इनको भी एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। किस चीज़ के लिए? एक्सप्लोजिव यानी बॉम्ब की जो डिस्कवरी हुई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में। अब ये पाया जा रहा है कि सचिन वाजिब जो हैं वो एक तरीके से परमवीर सिंह के कोई क्लोज आदमी ही हैं, मतलब इनकी जान पहचान आपस में है। तो देख सकते हैं अब जब
ऐसे इंसान परमवीर सिंह जो हैं, जो कमिश्नर रह चुके हैं, इनके कनेक्शन इस टाइप के हैं और जब एक तरीके से उनको कमिश्नर के पद से हटा दिया गया तब जाके वो एलिगेशन रेज कर रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि चीज़ें जो हैं सही डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके अलावा अभी परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी गुहार लगाई कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए अनिल देशमुख के खिलाफ, और एक तरीके से ये चीज़ जो है ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रूव नहीं करती कि मिस्टर सिंह यानी परमवीर सिंह जो हैं वो एक तरीके से सच ही बोल रहे हैं। क्या पता ये कौन सा गेम प्ले है जो हम जनता को नहीं पता, क्योंकि देखो एज अ कमिश्नर जब वो पावरफुल पोजीशन होल्ड कर रहे थे तब वो आराम से इस चीज़ पे एक्ट कर सकते थे, इन एलिगेशंस पे एक्ट कर सकते थे, और अगर वो उस पॉइंट पे एक्ट करते तो जनता उन्हें डेफिनेटली ज़्यादा अपलॉड करती, उनकी जो सर्विस है उसको काफ़ी ज़्यादा अपलॉड करती, क्योंकि ऑन सर्विस वो ये सब चीज़ें करते। लेकिन अब उन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया गया है, अब जाके वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा जब पावर उनके हाथ में रही ही नहीं है। और इनफैक्ट आगे जाके पता नहीं इसमें इंक्वायरी होगी भी या नहीं होगी। आज की डेट में चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही हैं, अब ऐसा ब्लेम गेम तो चालू हो ही चुका है। तो आज की डेट में पार्टी जो है आपस में डिवाइडेड है। आपको पता होगा 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, और ये सब बीजेपी के अगेंस्ट हैं। तो आज की डेट में दोनों पार्टीज जो हैं, मतलब दोनों साइड आप कह सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक ब्लेम गेम खेल रही हैं कि इनके जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो करप्ट हैं, इस तरीके से। तो ये सिर्फ अब एक आप कह सकते हैं सिर्फ एक करप्शन वाला एजेंडा, ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में लिमिटेड नहीं रह गया है कि ये सिर्फ कमिश्नर और मिनिस्टर के बीच का मामला रह गया है, ये अब एक नेशनल मामला बन चुका है। तब ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टसल क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा बीजेपी जो है वो एक तरीके से अब सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा एक हेल्प ले रही है कि इन सब चीज़ों में इंक्वायरी हो, यानी अब सीबीआई की इंक्वायरी हो, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन जो है उसे क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर चीज़ें एक तरीके से सुलझाई कैसे जा सकती हैं, मेन तो है सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सोल्यूशन निकालने का एक ही तरीका है, अब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तभी जाके जो चीज़ें हैं सही डायरेक्शन में जाएंगी। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन जो है पता नहीं मतलब सही चीज़ें सही तरीके से होगा भी नहीं होगा कि सीबीआई की इंक्वायरी पता नहीं बैठाई जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए अगर स्टेट यानी राज्य सरकार राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करती है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है राज्य के अंदर जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली राज्य सरकार जाएंगी कि उनके हित में आए। तो अगर राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार की कोई अगर एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है तो डेफिनेटली हम कुछ डेवलपमेंट्स देख सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी तो कंडीशंस यही है, यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। अब अगले एडिटोरियल में आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस लेकी गई उसकी बात की गई है। जैसा ये आज की बात नहीं है, देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक तरीके से कहा था क्या, सेटलमेंट राखी फॉर बेल ऑर्डर। देखिए इतना घटिया सेटलमेंट दिया गया था, इसको तो कहने में भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पब्लिक में कहने में भी शर्म आती है कि ऐसे आप कह सकते हैं वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट दे रहा है सेक्सुअल ऑफेंडर्स को, जो बिल्कुल गलत है, जो हमारे जस्टिस सिस्टम पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क और पब्लिक का जो ट्रस्ट है जस्टिस सिस्टम पे उसको ख़त्म करता है। इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं, और ये तो खैर हमें आज पता चल रहा है, लेकिन अब देखिए आप जैसे हम देख सकते हैं कि जब से सीजेआई ऐसे बोबडे ने अपना स्टेटमेंट दिया, इसका मैरिज सेटलमेंट बिटवीन कल्प्रेट एंड विक्टिम, तब से हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हुआ है कंट्री में, लोगों ने सीजेआई को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठाए हैं लोगों ने। ऑल्दो ऐसा उन्होंने कहा था सीजेआई ने कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मिस कोट किया गया है, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं आग तो भड़क ही चुकी थी ना। तो वही यहाँ पर चीज़ हुई कि ऐसा ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी पहले कर चुका है, लेकिन इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पर हुआ कि 2 मेंबर की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके जस्टिस कौन थे, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस S रविंद्र भट्ट, प्लीज़ इसको मैंने हाईलाइट किया, इसको ध्यान रखिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक गाइडलाइन एक तरीके से लेकर ही, और कहा कि आज के डेट में देखिए पहले उन्होंने तो इन्होंने ये कहा कि वुमेन जो है शी कैनॉट बी हरसेल्फ, यानी आज के डेट में वुमेन की खुद की कोई आइडेंटिटी रह ही नहीं गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि इसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि आज के डेट में सोसाइटी जो है मैस्कुलिन है, यानी मेल का ज़्यादा डोमिनेंस हो गया सोसाइटी में। तो एक तरीके से उन्होंने ऐसे लॉस एक तरीके से फ्रेम करना चाहे और ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कोर्ट्स जो हैं एक तरीके से ऐसे टाइप के वर्डिक्ट्स यानी इस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। किस टाइप का, कल्प्रिट्स और विक्टिम्स के बीच में मैरिज का प्रपोजल, ये बिल्कुल जस्टिस के खिलाफ है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो एक्चुअल में गाइडलाइंस हैं, जो कल्प्रिट यानी जिसने ऐसे गलत हरकत कही है उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस टाइप के सेटलमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब एक तरीके से कलेक्टिव वॉइस जो जुडिशरी की कब आई, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं अपोजिशन में आई, जो सीजेआई ऐसे बोबड़े साहब ने कहा था।
डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आए, क्योंकि देखिए इस टाइप के इंस्टेंसेस जो है पहले भी देखे गए हैं और अब तो सीजीआई ने खुद ही ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तरीके से एक वर्चुअल हियरिंग में ये स्टेटमेंट आया और एक तरीके से ये जुडिशरी की करेक्टिव वॉइस है, यानी चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाने की एक तरीका है। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, बहुत बड़ा नाम है, आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिए कि बैंकॉक जनरल गाइडेंस जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ बताएगी कि आज की डेट में सोसाइटी में कितने स्टीरियोटाइप्स हैं। पहला क्या, वुमेन को फिजिकली वीक माना जाता है, वुमेन को कंसिडर किया जाता है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए बनी है, और मेन जो है वो हाउस होल्ड हेड है, ये चीज़ मानी जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वुमेन जो हैं उनके जो जितने भी डिसीजन होने चाहिए वो सिर्फ फैमिली को रिलेट करने चाहिए, उनकी अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन होगा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वुमेन को हमेशा ओबीडियंट होना चाहिए, सारी बातें जो है माननी चाहिए। जो ये चारों की चार चीज़ें आज के डेट में प्रिवेल करती हैं सोसाइटी में, जिनको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के डेट में पहली बार ऐसा किया है कि उन्होंने जो इस जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स है इनके अगेंस्ट नहीं बोला, इनके फेवर में एक तरीके से आप कह सकते हैं बोल दिया। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच बैठी थी, यानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया का जो चला था, उसमें यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वुमेन के अगेंस्ट, यानी आर्मी में जब ऐसा एक तरीके से मैटर उठा था कि आर्मी में वुमेन को कॉम्बैट रोल में जाना चाहिए, परमानेंट कमीशन देना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट कहा था कि वुमेन जो है आर्मी में वो एक तरीके से इक्वल सिटीजन्स नहीं है, क्योंकि वो कॉमन मिशन में मैन के साथ नहीं जा सकती। देखिए ये एक तरीके से स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हैं इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं जजेस की, और ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें, यानी हम सब लोगों को एक तरीके से अपना साइलेंस ब्रेक करना चाहिए। सोसाइटी को, जितने भी जजेस हैं और जितना भी कानून है, उनको एक तरीके से अपना साइलेंस ब्रेक करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जहाँ भी जो टॉप पोजीशंस हैं ये वुमेन भी होल्ड कर पाएँ। क्योंकि अगर सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स प्रिवेल करेंगे, इस टाइप की चीज़ें अगर सोसाइटी में होंगी, तो डेफिनेटली वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, ये मेन दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये जो चीज़ें हो रही हैं आज के में सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पहुंच चुकी हैं, इन सब चीज़ों को हम बदलते हुए देख पाएंगे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज की डेट में बताया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से नए पावर रूल्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड जो रूल्स होते हैं बॉर्डर्स के अक्रॉस, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उनमें चेंज लाया है, नए रूल्स एक तरीके से ला दिए हैं। सर्ज ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशियाज पावर ट्रेड। अब साउथ एशिया कैसे आ गया यहाँ पर, इसकी भी हम बात करेंगे। इंडिया के नए ट्रेड रूल्स जो हैं राइटर के अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल हैं और अभी इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। खैर हम देखते हैं कि नए रूल्स है क्या। देखिए इंडिया के जो नए रूल्स हैं वो एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि साउथ एशिया में जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उनमें ट्रेड किस तरीके से होगा। यानी जैसे अब इंडिया में मान लीजिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार होता है और नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार नहीं है, तो नेपाल पावर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। लेकिन अब इस पर नए रूल लग चुके हैं और ये रूल ही डिसाइड करेंगे एक तरीके से कि किस तरीके से ट्रेड जो है वो होगा। अब इन रूल का इफेक्ट किन किन देशों पे होने वाला है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। क्यों? इतने बड़े देश नहीं हैं, इनका पावर सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं है इनके पास, ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ज़्यादा नहीं हैं, तो ये एक तरीके से दूसरे देशों से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसे कानून आ जाए तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी खरीद पाएंगे? उसके अलावा ये रूल एक तरीके से डिस्करेज करते हैं। क्या? मान लीजिए इंडिया जो है काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इंडिया मान लीजिए अब बांग्लादेश से इंडिया तभी इलेक्ट्रिसिटी खरीद पाएगा या इंडिया बांग्लादेश को तभी इलेक्ट्रिसिटी बेच पाएगा जब इंडिया और बांग्लादेश में एक बायलेटरल एग्रीमेंट है पावर सेक्टर पे। ये यहाँ पर बताया गया कि अ थर्ड कंट्री विद हुम इंडिया शेयर द लैंड बॉर्डर। यानी जैसे एक तो क्राइटेरिया ये है कि इंडिया को लैंड बॉर्डर शेयर करना ज़रूरी है। अगर इंडिया किसी कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो उस कंट्री के साथ हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट होना चाहिए पावर सेक्टर में। ये दो चीज़ें जब सेटिस्फाई होंगी तभी जाके हम आपस में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड कर पाएंगे। ये मेन चीज़ है। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं लेकिन सबके साथ हमारा पावर ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है। ये मेन दिक्कत है। तो ऐसे में हम एक तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि ये रूल्स तो अपनी कंट्रीज पे लागू होते ही हैं, ये दूसरी कंट्रीज पे को भी कैसे इफेक्ट करते हैं? जैसे यहाँ साउथ एशिया की बात की गई है तो कैसे इफेक्ट करते हैं? मान लीजिए भूटान जो है डायरेक्टली बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचना चाहता है, लेकिन अब उनको इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से बेचनी है कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी जो कंट्री का पार्ट है,
यानी वेस्ट बंगाल, हमारे जो राज्य हैं उनको क्रॉस करते हुए ना जाए। उनको इस तरीके से करना है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर ये सब चीज़ें ना हो। तब ये भी बड़ी दिक्कत है कि दो कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करना है, लेकिन अगर उनके बॉर्डर्स ही टच नहीं होते तो वो इंडिया के थ्रू अपना ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। ये भी एक मेन चीज़ है। इसके अलावा बताया गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जो पावर सेक्टर था उसका जो जितना भी फ्रेमवर्क ले किया था वो सार्क के जो जितने भी नॉर्म्स थे, गाइडलाइंस थे, उनके अकॉर्डिंग ले किया गया था। अब इंडिया की आज के डेट में ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है ना, और इकोनॉमिक लोकेशन जो हमारी ऐसी है कि इन हर चीज़ों का हम अपनी मार्केट को प्रॉपर्ली शेप कर सकते हैं। देखिए आज के डेट में जियो पॉलिटिक्स, जैसे हमने बताया कि मान लीजिए भूटान और बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करना है, लेकिन वो अब इंडिया के थ्रू नहीं कर सकते। तो एक तरीके से हमारी पोजीशन ही ऐसी है कि हम दो कंट्रीज़ के बीच में भी आते हैं कई जगह। एक पेनिनसुलर रीजन हमारे पास है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइलैंड नेशंस भी है। तो हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन इस टाइप की है कि हम जो रूल लाते हैं वो साउथ एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो इंडिया आज की डेट में इस ऐसे रूल इंप्लीमेंट करके एक प्रोमिनेंट पावर सेटिंग वाला जो आप कह सकते हैं लीडर है वो बन जाएगा ग्लोबली। और हम इस रूल के द्वारा जो स्मॉल नेबर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब इतने बड़े कानून से चाइना को कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार खुद करते हैं। लेकिन छोटे देश जैसे भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में जैसा मैंने आपको बताया इतने ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं है, तो डेफिनेटली ये दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। जैसे भूटान में हमने फंडिंग करी है इंडिया ने, किस चीज़ के लिए? मेगा पावर प्लांट। कौन से हैं वो? खोलोंगचू और मांगडेचू। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, खोलोंगचू और मांगडेचू है क्या, या ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं वो हमने भूटान में फंड किए हैं। ये फंड करने से भूटान हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीप रेट्स में प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये हमारे तरीके से कनेक्शन भी बनाता है वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से, और हम आगे जाके इन सब चीज़ों को अफ्रीका तक स्प्रेड करने वाले हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG की यहाँ बात की गई है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? बना तो दिया, लेकिन विजन कहाँ पर है इसका, इसका एम कहाँ पर है? जैसे आप मान लीजिए ब्रिक्स है, उसका पर्टिकुलर एम है, पर्टिकुलर हर टाइम उसकी मीटिंग्स होती हैं, उनका अपना बैंक है जो फंडिंग करता है, लेकिन हमारा एक तरीके से इनिशिएटिव जो हम लेते हैं उनके इंस्टीट्यूशन विजन्स कम होते हैं। अभी का विजन वन सन वन वर्ल्ड वन रेट का यही है कि हमें अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करना है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। ऑल्दो वहाँ पर हम कह सकते हैं वो इक्वेटर के क्लोज लाई करता है, तो वहाँ पर सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आज की डेट में दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत ये है कि इंडिया ने ऐसा इनिशिएटिव तो ले लिया, लेकिन ये टेम्प्रेरी है, एडॉक इनिशिएटिव है, और टेम्प्रेरी चीज़ें जो हैं वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। ये मेन दिक्कतें होती है। तो परमानेंसी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पास। अगर हम परमानेंसी लाएंगे पावर ट्रेडिंग प्रोजेक्ट में, तभी जाके तो कंट्रीज हमारे पास अट्रैक्ट होंगी, तभी जाके तो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एम्पावर होगा। लेकिन टेम्प्रेरी चीज़ें करना ऑन ग्राउंड ये कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर ये मेन दिक्कत है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को हमें परमानेंटली इसके विजन्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी और कंट्रीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और हमारी जो डाइवर्स जियोलॉजिकल कंडीशन है उनको भी एक तरीके से बाकी कंट्रीज जो है एज ए एडवांटेजेस पोजीशन देखेंगी। एक तरीके से हमारे रिलेशंस भी एनहांस करेगा बाकी कंट्रीज़ में। एक प्रॉपर अट्रैक्टिव मॉडल हम डिज़ाइन करेंगे जिसके साथ प्रॉफिट भी आएगा बाकी कंट्रीज़ को। एक बार कंट्रीज हमारे पास आ गई, हमने जब टेम्प्रेरी प्रोविजन सेट कर दिए, उसके बाद ये कंट्रीज़ का बहुत कम चांस है कि दूसरे किसी कंट्री जैसे चाइना या उनकी तरफ डिफेक्ट या डेविएट हो पाएंगे। आज की डेट में पहला बैटल क्या है? साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कॉन्कर करना है, जहाँ पर चाइना अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारी मेन आज की डेट में चैलेंज है। इसके बाद यहाँ पर हम अगर जब साउथ एशिया में इस टाइप की ग्रिप बना लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए वर्थ होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर चाइना को ज़्यादा अच्छा काउंटर कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर राइडर बताना चाहते हैं। तो देखिए हम अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आर्टिकल यहाँ लिखा है, द केस दैट टाइम फॉरगॉट, यानी समय के साथ ऐसा केस जो हम लोग भूल ही गए। किस चीज़ की बात कर रही है यहाँ पर? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बात की गई है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में स्पीडी जस्टिस यानी टाइम पे जस्टिस इंश्योर नहीं करता है। क्यों? अब यहाँ पर केस स्टडी की बात की गई है। देखिए केस स्टडी बताया गया कि किस तरीके से 43 ईयर के विष्णु तिवारी जो हैं उन्होंने आज के डेट में करीब 16 से 20 साल जेल में काट चुके हैं। क्यों? जब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विट किया था रेप केस में। 2003 में उन्हें एक्विट किया था। किसके साथ किया था?
इंडियन पीनल कोड और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसके तहत उन्हें एक्विट किया गया था। अब उनकी जो अपील है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो 16 साल से पेंडिंग थी। क्यों? एज ए डिफेक्टिव मैटर पेंडिंग हो रखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ दिक्कतें क्या होती हैं। ये जो डिफेक्टिव मैटर वाली बात है ना, ये डिफेक्ट कहाँ से एक्चुअल में अराइज होते हैं? या तो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या डॉक्यूमेंट किसी रॉन्ग फॉर्मेट में है, या जो लॉयर है उन्होंने डिले कर दी चीज़ें। देखिए कितनी छोटी चीज़ें हैं, और इतनी छोटी चीज़ें ही डिसीजंस को 15-15, 20-20 साल आगे बढ़ा देती हैं। अब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से मिस्टर तिवारी के जो लॉयर थे, उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया उनका केस परस्यू करने में, उनका केस लेने में, और कहा कि यह एक तरीके से डिफेक्टिव मैटर है, इसको साइड रख दिया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अब देख सकते हैं, चलो मान लिया कि लूप होल जो है सिस्टम में तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। यहाँ पर जो लॉयर्स हैं उन पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि लॉयर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये चीज़ डिले हो गई, तो श्वेता सिंह राणा जो एक लीगल एड लॉयर थी, उनको ये केस 2019 में हैंडल किया, और जब 2019 में हैंडल किया उसके बाद जाके तो 2021 में प्रॉपर जजमेंट दिया गया। देखिए इतने में भी 2 साल लग गए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पिछले 20 साल से तो अच्छा ही है कि 2 साल में जजमेंट आ गया। तो एक तरीके से जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि जो तिवारी हैं उनको एक लॉयर मिलना चाहिए। तो देखिए जो काम हमारे लॉ सिस्टम को खुद करना चाहिए, वो जेल अथॉरिटीज़ जाके बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। अब देखिए आज की डेट में यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम है उसमें लूप होल्स हैं, दिक्कत ये है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पासपोर्ट की बात की गई है, और बाकी सारी चीज़ें, जैसे हम जो आज डिलीवरी सिस्टम जो हमारा हो चुका है, पब्लिक सर्विसेज का जो सिस्टम है, सब डिजिटाइज्ड हो चुका है। जस्टिस सिस्टम क्यों नहीं है? यहाँ पर राइटर ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। एक बार जस्टिस सिस्टम भी डिजिटाइज हो जाएगा, पेपर बेस्ड जो प्रोसीजर है पहले तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप की दिक्कतें कि डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, फॉर्मेट्स गलत है, ये सब दिक्कतें जो है एलिमिनेट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली लॉयर्स के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि उन्हें केस परस्यू नहीं करना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, पेपर वर्क नहीं हो रखा है। इस टाइप की चीज़ें ऑन ग्राउंड एलिमिनेट हो जाएंगी। अब देखिए दिक्कत आती कहाँ पर है। क्रिमिनल केस जो है वो आज के डेट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, लीगल एड सर्विसेज और फॉरेंसिक लैब। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलती हैं चीज़ें कि पहले पुलिस के थ्रू चीज़ें गुजरेंगी, जितने भी लोगों ने इन सब गलत काम किया उनको पकड़ा जाएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के द्वारा जाएगा, फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग होगी। इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज काम करें तो उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो बीच में दिक्कतें आएंगी। एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस को जो एफआईआर की उसकी चार्जशीट कोर्ट को सबमिट करनी है। एक उसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगी तो फॉरेंसिक लैब जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट को। तो देखिए कितने सारे आप कह सकते हैं स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो अगर इन स्टेप्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली चीज़ें जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाती दिखाई देंगी। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि आज के दिन में क्रिटिकल फैक्टर क्या है, किस चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन को जो होल्ड बैक करता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और एक बार ये ही डेवलप हो जाएंगे, डिजिटाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा, तब जाके ही जस्टिस सिस्टम जो ऑन ग्राउंड इंप्रूव होगा। तो हमें आज में प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है? इम्प्लीमेंटेशन को देनी है, ताकि इस सिस्टम में अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी एक ट्रांसपेरेंट रियल टाइम एक्सेस देगा क्रिमिनल जस्टिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, और जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी एक्यूज पर्सन है, उनको जो जस्टिस है प्रॉपर जस्टिस देने में हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर 25 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और ताइवान के टाइज में। और यहाँ पर राइटर बता रहे हैं किस तरीके से ताइवान को हमने हेल्प करनी चाहिए, और ताइवान भी हमें हेल्प करेगा, ताकि फ्यूचर में हमारे जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, इंडिया एंड ताइवान आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ देयर पार्टनरशिप। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चलो 25 साल तो हमें पूरे हो गए, लेकिन इंडिया ने ऑन ग्राउंड यानी पब्लिक में कभी भी एडमिट नहीं किया कि हमारे ताइवान के साथ टाइज जो है अच्छे हैं। ये यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि पब्लिकली इंडिया जो है कभी ये चीज़ एडमिट नहीं करता। अब देखिए म्यूचुअल एग्रीमेंट दिल्ली और ताइपी में ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स को कवर किया है। किन रिस्पेक्ट में? एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, कस्टम कोऑपरेशन, सिविल एविएशन और इंडस्ट्री कोऑपरेशन। इन सब चीज़ों में आज की डेट में इंडिया और ताइवान काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। ताइवान के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, इंडिया में भी आते हैं। इंडिया की भी कई सारी चीज़ें जैसे हम यहाँ पर डिस्कस किया, एग्रीकल्चर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स में, सिविल एविएशन में, ये सारी चीज़ें भी ताइवान को बाहर जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको प्रीवियस आर्टिकल में भी बताया कि जो म्यांमार कू हो रखा है उसमें लोग जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में क्यों आ रहे हैं। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उन पे म्यांमार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, फेथ है। उनको पता है कि वो इंडिया में अगर शरण लेंगे तो वो सेफ रहेंगे।
सेम चीज़ ताइवान के साथ भी है। ताइवान हमारे फ्रीडम का जो सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन राइट सिस्टम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है और हमारा जो कानून की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फेथ रखता है, भरोसा करता है। तो ये चीज़ें तो हमारी जो पार्टनरशिप है उसको एम्बोल्डन कर रही हैं, पार्टनरशिप को आप कह सकते हैं बढ़ा रही हैं। इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए दोनों साइड को क्या करना चाहिए, एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और एक प्रॉपर रोड मैप बनाना चाहिए जो चीज़ों को फ्यूचर में सही डायरेक्शन में ले जाएगा। इंडिया और ताइवान ऑलरेडी कोऑपरेट कर चुके हैं, कहाँ पर, मेडिसिन फील्ड में। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेडिसिन फील्ड में इंडिया और ताइवान काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर चुके हैं और अब समय आ गया कि हमें इसे हेल्थ केयर में भी आगे जाके बढ़ाना चाहिए। इंडिया में मेजर दिक्कत क्या है, एयर क्वालिटी को मेंटेन करना, और ताइवान के पास क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि हमारा स्टबल बर्निंग से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन आता है। तो ताइवान आज के डेट में एक वैल्यूबल पार्टनर हो सकता है और हमारे बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में हमें डील करने में हेल्प कर सकता है, ताकि हम अपनी इस टाइप की जो दिक्कतें हैं कंट्री में इनको कम कर सकें। इस टाइप के मेथड्स जो हैं एक बार अप्लाई होंगे तो एग्रीकल्चर वेस्ट को भी एक तरीके से कम करने में हेल्प करेंगे, इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाने में हेल्प करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोकेमिकल्स पे फोकस करेंगे और फार्मर्स की इनकम को जो है वो भी एनहेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर इन सारी चीज़ें ताइवान के साथ हम एक्चुअली कर सकते हैं। दिल्ली और ताइपी यानी ताइवान जो है एक तरीके से जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव ले सकते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि फ्यूचर जो है फार्मिंग में उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कहते हैं। जैसे व्हीकल्स का फ्यूचर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो चुके हैं, वैसे फार्मिंग में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्यूचर ही है। पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की भी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों, टूरिज़्म एक बहुत मेजर इंडस्ट्री होती है जो रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एनहेंस करने में। तो देखिए टूरिज़्म अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी डेवलप करेंगी, ताइवान की भी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी और इंडिया की भी इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो तरीके से ताइवान ने तो स्टेप अपनी तरफ से ले लिया है। क्या, ताइवान ने टूरिज़्म ब्यूरो ताइवान का जो है उन्होंने पार्टनरशिप कर ली किसके, मुंबई मेट्रो के साथ। आज की डेट में इससे क्या हो रहा है कि वो अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं हमारे देश के बारे में। ताइवान की आज की डेट में रेपुटेशन कैसी है, देखिए सेमीकंडक्टर मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ताइवान बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, इंडिया की हेल्प से, इंडिया की लीडरशिप में, किसके अंदर, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज में, क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से असिस्टेंट प्रोवाइड किया ताइवान को, इसलिए आज की डेट में ताइवान जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरीके से हब बन चुका है। तो पॉलिसी मेकर जितने भी हैं इंडिया और ताइवान में, उनको बेटर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, किसमें, बिजनेस कम्युनिटी में। एक बार एक कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाके एक हम हेल्प कर पाएंगे और हमारे जो कल्चरल लैंडस्केप हैं वो ज़्यादा बेटर हो पाएंगे, हमारे टाइज जो हैं, हमारे रिलेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो पाएंगे ऑन ग्राउंड। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया 5 अलग अलग एडिटोरियल्स का, इसमें कुछ एडिटोरियल्स में फैक्ट्स थे, एक में केस स्टडी थी, लेकिन दोनों ही आपके लिए रेलिवेंट नहीं, क्योंकि केस स्टडी आपको एक तरीके से एनालिटिकल माइंड डेवलप करने में हेल्प करेगा, बाकी फैक्ट फिगर्स आपको मेमोराइज करने ही करने हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यूअली मिलते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।